Hello students, welcome back to Brainwaves by Netri. So today we are starting with class 8 chapter number 5 when people revolt 1857 and after. तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि कैसे फार्मर्स बहुत ज्यादा परेशान थे इंडिगो ग्रो करने की वजह से, और फिर हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा था कि कैसे ट्राइबल पीपल जो थे वो परेशान थे क्योंकि उनको फॉरेस्ट उनके लॉज फॉलो नहीं करने दिया जा रहा था, उनके कस्टम्स जो है उनको चेंज कर दिया गया। और हमने ये पढ़ चुके थे कि कैसे उनके जो ब्रिटिशर्स थे उनके अंडर बंगाल आ गया था, मैसूर आ गया था, मराठास कैसे लड़े उनसे। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग policies and people. In the previous chapter you look at the policies of East India Company and the effect they had on different people, जैसे kings, queens, peasants, landlords, tribal societies were all affected in different way में सब लोग affect हुए। You have also seen how people resist policies and actions that harm their interests or go against their sentiments, कि कैसे लोग जो ब्रिटिशर्स के मतलब जो लोगों का इंटरेस्ट था ब्रिटिशर्स उससे अपोजिट करते थे, और कैसे वो हार्म करते थे उनके रिलीजन को, उनके कस्टम्स को। नवाब लूज देयर पावर। So 18th century, since the mid 18th century, नवाब और राजाज had seen their power erode, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स को जितना हाई कमांड, तो उनको वो मानना पड़ता था कि वो उनके ऊपर हैं, वो उनके सुप्रीम है। They had gradually lost their authority and honor. Residence has been stationed in many courts. The freedom of the rulers reduced. Their armed forces disbanded and their revenues and territories taken away by stages. कि different stages से उनको ये कहा गया कि दो राज हैं, सपोज कि आप आर्मी नहीं रख सकते, आप एक दूसरे से रिलेशन नहीं रख सकते, आपको अगर कोई भी काम है तो आप ब्रिटिशर्स के थ्रू पहुंचाएंगे। उनको बेसिकली ब्रिटिशर्स को ये डर था कि कहीं हमारी हमारी तरफ रिवोल्ट ना हो जाए, हमारे हमसे ही रिवोल्ट ना कर दे, तो ये बिल्कुल चेक करके रखते थे कि आर्मी नहीं रखनी तुम्हें, अगर आर्मी की जरूरत है तो हमसे लोगे आर्मी, फिर पैसे भी दोगे हमें। तो उनसे जो फ्रीडम थी, जो डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स की फ्रीडम थी, वो कर्व हो गई, खत्म हो गई वो। मेनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। जैसे रानी लक्ष्मी भाई ऑफ झांसी wanted the company to recognize her adopted son as heir to the kingdom after the death of her husband. Nana Sahib, the adopted son of Peshwa Bajirao, pleaded that he be given his father's pension when the latter died. However, the company, confident of its superiority and military powers, turned down this pleas. तो अब उन्होंने क्या करा, जैसे आपने सुना होगा रानी लक्ष्मीबाई ने रिवोल्ट करा, तो उन्होंने क्यों रिवोल्ट करा? क्योंकि उनके जो अडॉप्टेड सन थे उनको मना कर दिया गया कि उनके हस्बैंड की डेथ के बाद मना कर दिया कि आपके अडॉप्टेड सन नहीं बैठेंगे गद्दी पे, उनको पावर नहीं जाएगी थ्रोन की। तो उनसे वो जैसे उनको ये लगा कि अब मतलब ये तो गलत है ना, जब तो ऐसे उन्होंने रिवोल्ट करा। ऐसे ही पेशवा जो बाजीराव के नाना साहिब अडॉप्टेड सन थे, उनको भी यही कहा गया कि नहीं, आपको पेंशन पे कोई हक नहीं बनता आपका। तो ऐसे उन्होंने जो अपनी सुपीरियोरिटी का और कि हमारे पास मिलिट्री पावर है, हमारे पास सब कुछ है, उसका फायदा उठाया। अवध वॉज द लास्ट टेरिटरी टू बी अनेक्स्ड। अवध लास्ट टेरिटरी थी जो उन्होंने अनेक्स करी। इन 1801 a subsidiary alliance was imposed on Awadh and in 1856 it was taken over। एक सब्सिडरी अलायंस था कि आप हमारे सब्सिडरी हो। जैसे मैं कहूँ कि जैसे कंपनी की होती है सब्सिडरी कंपनी, सुना होगा कि एक पेरेंट कंपनी है और एक सब्सिडरी कंपनी है। तो पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी एक नीचे आती है कि हम हमारा कंट्रोल है इस पे, सब्सिडरी कंपनी पे होगा वो अलग, बट अगर कुछ चाहिए होगा तो हमारा उसमें पूरा कंट्रोल है, सब्सिडरी कंपनी। ऐसे ही उन्होंने सब्सिडरी अलायंस करा, कहा कि आप हमारे अंडर हो, अगर हमें कोई भी जरूरत होगी कभी भी कुछ भी तो हम आपसे कह सकते हैं और आप मना नहीं कर सकते। तो एक तो 1801 में उन पे इम्पोज करा गया सब्सिडरी अलायंस, और फिर 1856 में उसको ले लिया गया, मीन्स ये हमारा ही हो गया अब। So Governor General Dalhousie declared that the territory was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration। तो अवध को क्या कह के लिया गया कि बहुत ज्यादा गलत एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, कि लोग परेशान हैं या फिर अच्छे से मिस गवर्न कर रहे या अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, तो इस ऐसे ही कुछ भी कह के टेरिटरी ले ली। The company even began to plan how to bring Mughal dynasty to the end. The name of Mughal king was removed from the coins minted by the company।
तो उन्होंने जो मुगल डायनेसिटी का था कि कैसे हम इसको खत्म करें, तो जो कॉइन्स मिंट होते थे, मीन्स जो कॉइन्स बनते थे, उनसे मुगल रूलर्स का जो नाम थे वो रिमूव कर दिए गए। In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of king would be shifted out of Red Fort and was given another place in Delhi to reside in. कि सब कुछ मतलब ये चाहते थे कि मुगल डायनेसिटी बिल्कुल खत्म हो जाए, तो डलहौजी ने क्या कहा कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद आप सब रेड फोर्ट से निकल जाओ, कहीं दिल्ली में रहो, मतलब दिल्ली में कहीं और प्लेस पे रिसाइड करना, आपको रेड फोर्ट में रिसाइड नहीं करना है। In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as king. They would be just called princes. तो ये कहा गया, किसने, कैनिंग ने कहा कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद कि मुगल डायनेसिटी खत्म हो गई, मुगल डायनेसिटी खत्म हो गई, अब उनको किंग नहीं बुलाया जाएगा, उनको सिर्फ प्रिंसेस बुलाया जाएगा। तो धीरे धीरे आप क्या देख रहे हो कि खत्म कर रहे हैं जो पहले से था, अब उनको जो ब्रिटिशर्स हैं वो खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। Now next is the peasants and the sepoys. In the countryside, peasants and zamindars resented the high taxes and rigid methods of revenue collection. Countryside means थोड़ा village side, जो peasant थे मीन्स फार्मर्स और जमींदार थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था ये जो इतने, हमने पढ़ा था ना कितने ज्यादा हाई टैक्सेस वो कलेक्ट कर रहे थे, कि पहले इंडिगो भी ग्रो करो उसमें इतना ज्यादा टैक्स भी दो। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स लाए थे ये, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम, रियोतवारी सिस्टम, तो ये इतना ज्यादा रिजिड मेथड लेके आ गए और इतने ज्यादा हाई टैक्स से कलेक्ट करे थे, तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। क्योंकि क्या हुआ, पीजेंट ने सपोज वो टैक्स नहीं दे पाए, उनका लैंड चला गया, सपोज उन्होंने मनी लेंडर से पैसे लिए, मीन्स उधारी पे पैसे लिए और फिर चुका दिए, अब चुकाने, अब मनी लेंडर को पैसे देने के लिए अब उनके पास पैसे नहीं है कुछ देने के लिए, तो ऐसे उनका फिर से लैंड चला गया। तो बहुत ज्यादा लैंड लोगों के चले गए जो जनरेशन से उनके पास थे। द इंडियन सिपॉय, अब जो सिपाही थे उसका क्या हुआ, इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हैड ऑल्सो हैड रीजंस फॉर डिसकंटेंट, जो सिपाही, जो इंडियन सिपाही थे उनकी भी कोई परेशानी थी। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, अलाउंसेस एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस। अब सपोज यहाँ पे कोई वाइट सिपॉय है और यहाँ पे इंडियन सिपॉय है, तो सपोज दोनों सेम ही उस पे हैं, सेम उनकी मतलब सेम पोजीशन पे हैं, तो इसको जो सैलरी दी जाएगी, इसकी जो वर्किंग कंडीशन है, या फिर इसकी जो अलाउंसेस है, इसको जो फैसिलिटीज मिल रही है, वो इन लोगों को नहीं मिल रही, भले ये सेम अपनी पोजीशन पे हैं, सेम पोजीशन पे है, पर उसको नहीं मिल रही, उनके साथ क्या हो रहा है, थोड़ा भेदभाव हो रहा है, अगर हम कहें भेदभाव हो रहा है। कुछ रूल्स ऐसे बनाए गए जिनसे उनका जो रिलीजियस सेंटिमेंट है वो हर्ट हो रहा है। डिड यू नो दैट इन दोज डेज मेनी पीपल इन द कंट्री साइड बिलीव दैट इफ दे क्रॉस द सी दे वुड लूज द रिलीजन एंड कास्ट। तो उस समय क्या मानते थे कि अगर उन्होंने इंडिया के बाहर कदम रखा, इंडिया के बाहर सी है, तो अगर वो इंडिया के बाहर गए सी में, तो उनका जो रिलीजन है वो खो देंगे। So when in 1824 the sepoys were told to go Burma by the sea route to fight the company, they refused to follow the order though they agreed to go by land route. अब इन्होंने क्या कहा है कि सी से जाओगे तो खत्म होगा, उन्होंने कहा कि हम सी से नहीं जाएंगे, हम लैंड से चले जाएंगे। बर्मा म्यांमार लगा हुआ है बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट से, कि हम बर्मा किससे जाएंगे, हम नॉर्थ ईस्ट से चले, हम लैंड के रूट से चले जाएंगे, बट हम सी के रूट से नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो सी से जाएंगे कहीं भी तो उनका जो रिलीजन है वो, मतलब कास्ट, उनकी रिलीजन और कास्ट है उसको, मीन्स वो खतरे में आ जाएगा, वो लूज कर देंगे उस चीज को। तो उस चीज पे उनको बहुत ज्यादा मारा गया, पनिश करा गया, और उनसे 1856 द कंपनी पास द न्यू लॉ दैट stated that every new person who took up employment in the company had to agree to serve overseas if required। तो उनको अब क्या हुआ, जैसे बॉन्ड करवा लिया गया, कि एक कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया गया कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो आपको, अगर कंपनी कह रही है कि सी से जाना है तो आपको सी से ही जाना है, कोई और रूट नहीं है। तो इससे सिपॉय भी बहुत ज्यादा परेशान थे। सिपॉय ऑल्सो रिएक्टेड टू what was happening at countryside। many of them were peasants and had families living in the village। अब जो सिपाही है वो भी तो उनकी जो फैमिली है वो पीजेंट फार्मर्स हैं उनके, तो उनको पता है कि फार्मर्स के साथ क्या क्या हो रहा है, तो वो भी मतलब उनको भी अब यही है ना कि
कि हमारे जो फैमिली है उनके साथ, फार्मर्स के साथ कितना बुरा हो रहा है, इतना ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाए, तो वो इस चीज से भी खुश नहीं थे। तो बहुत ज्यादा एंगर जो था वो लोगों में भर गया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। रिस्पॉन्सेज ऑफ रिफॉर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट वो रिफॉर्म्स कर रहे थे। तो ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म, कि इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। जैसे उनका वो क्रिश्चियन मिशनरीज, उनका जो धर्म है वो कन्वर्ट करवा रहे थे उनको। उनको बता इंग्लिश लैंग्वेज प्रमोट कर रहे थे, उनकी जो मेन लोकल लैंग्वेज है वो कम कम हो रही थी, है ना। उनके सोशल कस्टम, जैसे ट्राइबल पीपल का देखा, उनके जो सोशल कस्टम्स है उसको कर्व किया जा रहा था, और अपना उनका ट्रेडिशनल वे है लाइफ का वो खत्म हो रहा था उनका। तो लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज। तो उन ये तो अच्छी चीज है, खैर। लॉज पास हुए कि सती को स्टॉप करना चाहिए और एनकरेज करो रीमैरिज ऑफ विडोज, तो ये तो काफी अच्छी चीज है। बट जो पुराने ख्याल के लोग हैं उनको लगा कि ये तो हमारे रिलीजन के साथ ही कर, रिलीजन के अंदर ही घुस के कुछ भी कर रहे हैं ये हमारे। फिर इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने प्रमोट करा। फिर 1830 में कि क्रिश्चियन मिशनरीज आए, जिन्होंने टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। अब उनकी खुद की वो लैंड ओन करते थे जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो बाहर से आए थे। वहां पे पास हुआ कि आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, कन्वर्जन हुआ क्रिश्चियनिटी इज, ऐसे पास लॉस पास हुए कि अगर तुम्हें कन्वर्जन करना है, मीन्स किसी को कन्वर्ट करना है, तो वो इजियर होने लग गए। This law also allowed Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors। और ऐसा भी कहा गया कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओगे तो जो आपका लैंड है वो आपका ही रहेगा। मेनी इंडियंस, तो बहुत सारे इंडियंस को लगा कि ये तो हमारा रिलीजन ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एक तरीके से हमारे जो कस्टम्स है, हमारा जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है वो खत्म हो रहा है। देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस। अब जो ये गंदी प्रैक्टिसेस जैसे सती, विडो, लाइक चाइल्ड मैरिज, एजुकेशन, तो ये तो अच्छी चीजें थी। तो ये कर हुआ तो फिर भी लोग थे कि हाँ चलो अच्छा चीज हो रही है। बट ये जो वो उनके रिलीजन में आके उनके कस्टम्स की, उनकी जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो लोग नहीं लोगों को लगा कि मतलब अब हमें रिवोल्ट करना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा, वरना ये बिल्कुल सब कुछ चेंज कर देंगे। नाउ थ्रू द आईज ऑफ पीपल, तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दे रखी है कि कैसे वो क्या करते थे। देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट, कि कैसे जब वो सिपोय में कैसे उन्होंने अटैक करना शुरू करा। जब नाउ अ म्यूटिनी बिकेम अ पॉपुलर अपराइजिंग। म्यूटिनी मीन्स जो रिवोल्ट होता है, तो छोटा छोटा जो रिवोल्ट होता है, म्यूटिनी होते हैं छोटी छोटी लड़ाई जो होती है, वो पॉपुलर अपराइजिंग मतलब बहुत लोग अब करने लग गए। जैसे म्यूटिनी जब सोल्जर्स जो है वो डिसोबे करते हैं आर्मी का, किसी बड़े ऑफिसर की जब वो बात नहीं मानते हैं उसको म्यूटिनी कहते हैं। तो थ्रू स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड रूल आर नॉट अनयूजुअल। स्ट्रगल्स जो थे कि जो एक ऊपर ऊपर रूलर है और जो नीचे वो रूल कर रहे हैं लोगों को, बहुत ज्यादा उसमें उनमें क्या हो गई, बहुत ज्यादा स्ट्रगल आ गए उसमें। Sometimes such a struggle became quite widespread as the popular resistance, so the power of the state breaks down. A large number of people began to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time। बहुत सारे लोगों को लगा कि हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना है, और उनको लगा कि उनका एक कॉमन एनिमी है और वो लड़ेंगे। फॉर सच अ सिचुएशन टू डेवलप, people have to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around। इसकी वजह से लोगों ने आसपास मीन्स ऑर्गेनाइज करा अपने आप को कुछ, जैसे ऑर्गेनाइज मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे नहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दी। लोग जब मिलने लग गए तो जैसे होता है ना कम्युनिकेशन होने लग गया, छुप छुप के थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करा, एक जगह वो मिलने लग गए, इनिशिएटिव लिया, उनको उनका कॉन्फिडेंस, उनको डिस्प्ले करा अपना कॉन्फिडेंस कि हम कर सकते हैं। सच अ सिचुएशन डेवलप्ड इन नॉर्थ पार्ट्स, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये कहाँ पे डेवलप हुई थी, सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, northern part of India in 1857। Although 100 years of conquest administration, the EIC company faced massive uprising that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India। तो 1857 में रिवॉल्ट होना शुरू हुआ
जिसकी वजह से जो कंपनी की पोजीशन थी इंडिया में काफी वो डगमगाई, मीन्स उनको थ्रेटन हुई उनकी पोजीशन। Sepoy mutinied in several places, beginning from Meerut, and large number of people from different sections of society rose up to rebellion. तो कहाँ से स्टार्ट हुई था जो कहाँ से स्टार्ट हुई म्यूटिनी? मेरठ से। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से। और फिर ये हर जगह मीन्स नॉर्थ इंडिया में ही फैल गई। A large number of people from different हर बहुत सारे different sections of society, rich class, poor class, then educated, uneducated, हर जगह के लोग, सिपॉय क्लास, फार्मर क्लास, ट्राइबल पीपल, सब मिलके उन्होंने लड़ाई करनी शुरू करी। ज्यादातर इसमें क्या था, एजुकेटेड पीपल नहीं थे, है ना, क्योंकि इतना अभी इतना जो रिवोल्ट था वो डेवलप नहीं हुआ था, तो इसमें एजुकेटेड लोग कम थे, उसमें ये वाले लोग ज्यादा थे, और सिटी के लोग भी कम थे इसमें। कौन से लोग थे? जैसे फार्मर्स थे, ट्राइबल पीपल थे, है ना, देन सिपॉयज थे, ये सब लोग ज्यादा थे। नाउ अभी आप पढ़ोगे कि क्यों फेल हुआ, तो उसमें आएगा कि लोग, बहुत सारे लोग नहीं जुड़े थे इसमें, जो सिटी में रहते हैं वो लोग नहीं थे, है ना, तो इसलिए पूरा फैला नहीं। और एक सिर्फ नॉर्थ इंडियन वाले लोग, मतलब नॉर्थ इंडियन पार्ट था, सिर्फ साउथ इंडिया से नहीं कोई इन्वॉल्वमेंट थी, और नॉर्थ इंडिया में भी हर कोई नहीं था। So on 8th April 1857, a young soldier Mangal Pandey was hanged for to death for attacking his officers in Barakpur. Some days later, some sepoys in regiment at Meerut refused to do army drill using the new cartridges, which were suspected to be being coated with fat of cows and pigs. तो स्टार्ट किसने करा था? मंगल पांडे ने। उनको हैंग कर दिया गया क्योंकि वो अपनी ऑफिसर की बात उन्होंने नहीं मानी थी। आर्मी में तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल होता है ना कि आपको अपने ऑफिसर की बात मानी, तो उन्होंने नहीं मानी थी, इसलिए उनको हैंग कर दिया गया था। और फिर कुछ दिन बाद और उसके मेरठ में ही लोगों ने कुछ सिपॉइज ने मना कर दिया कि हम ये ड्रिल नहीं करेंगे। कौन सी ड्रिल थी? उनको न्यू कार्टेजेस यूज करनी थी। कार्टेजेस मतलब अपनी पुरानी मूवी देखी हो तो उसमें वो कुछ मुंह से निकाल के उसमें गन में डालते हैं और फिर वो चलाते हैं, तो उनको मुंह में देना होता था उसको कुछ छीलने के लिए। तो वो सस्पेक्ट था कि जो वो मुंह में देंगे वो किससे बना हुआ है, फैट ऑफ काउज एंड पिग से। तो आपको पता है हमारे रिलीजन में कि काउ को और पिग को नहीं ऐसे करा जाता। तो लोगों ने मना कर दिया। सो 85 सिपॉइज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस टू 10 इयर्स ऑफ जेल फॉर डिसोबिंग द ऑफिसर्स। तो इसकी वजह से जो सिपॉय है, जो लोग थे, जो सिपाही थे, उनको डिसमिस कर दिया गया सर्विस से, और उनको 10 साल की उनको जेल हो गई फॉर डिसोबेइंग। दिस हैपेंड ऑन 9th May 1857। ये 9th May को हुआ। तो अब लोगों में आप देखो गुस्सा कैसे बढ़ रहा है धीरे धीरे। द रिस्पॉन्स ऑफ अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्रॉर्डनरी। ऑन 10th May को द सोल्जर्स मार्च टू द जेल इन मेरठ एंड रिलीज द इम्प्रिजन। तो एक सोल्जर्स ने क्या करा, गुस्से में गए और छोड़ दिया जो इम्प्रिजन, यहाँ पे जो 85 लोगों को कैद रखा था, मीन्स 85 लोगों को जेल हुई थी, उनको छुड़ा लिया। दे अटैक उन्होंने अटैक करा और ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया। दे कैप्चर गन्स एंड एम्यूनिशन एंड सेट फायर ऑफ द बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिटिश, डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फिरंगीज। जैसे फिरंगीज कहते हैं फॉरनर्स के लिए, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वॉर। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री, बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड। तो उन्होंने कहा कि अब हम ये जो फिरंगीज का रूल है वो हम खत्म कर रहे हैं, पर उनको ये लगा कि अब करेगा कौन रूल, जस्ट उनको उनका हम खत्म कर देंगे तो कौन करेगा इसको। तो सोल्जर्स को लगा कि कौन करेगा, जो मुगल एम्पर है बहादुर शाह जफर, वो करेगा। नाउ द सिपॉइज ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट, मीन्स वो अपने घोड़े पे, वो 10th May को कहाँ पे, दिल्ली पहुंचे अर्ली आवर्स, और ये पूरी जगह फैल गई। एज न्यूज ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड, द रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली ऑल्सो रोज इन रेबिलियन। तो जैसे ही फैला कि यहाँ पे सिपाही आ गए रिबेल करने के लिए, जो दिल्ली में स्टेशन थे सिपॉइज, उन्होंने भी रेबेल कर दिया अगेंस्ट ब्रिटिश ऑफिसर्स, किल हुए, बहुत सारी बिल्डिंग्स को फायर ऑन सेट ऑन फायर, दे हैव सेट ऑन फायर। Triumphant soldiers gathered at the walls of Red Fort where the Badshah lived, demanding to meet him। तो बहुत सारे soldiers जो है वो रेड फोर्ट पे आए कि हमें उनसे मिलना है, कि बहादुर शाह जफर से हमें मिलना है। The emperor was not quite willing to challenge the mighty British power, but the soldiers persisted. They forced their way into the palace and
proclaimed बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। तो ये कि बहादुर शाह जफर नहीं करना चाहते थे ये सब, वो जो ब्रिटिश पावर है उनके खिलाफ नहीं लड़ना चाहते थे, बट जब सोल्जर्स ने उनको पर्सुएट करा, उनको कहा गया कि आप हमारे लीडर हो, तो वो बन गए। मतलब द एजिंग, मतलब एज की, मतलब थोड़े ओल्ड एम्पर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। ही रोट लेटर्स टू ऑल द चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ द कंट्री टू कम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज द कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट्स टू फाइट द ब्रिटिश। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह हैड ग्रेट ग्रेट इम्प्लीकेशंस। तो जब उनसे कहा गया कि आप बन जाओ, तो पहले तो वो थोड़ा नहीं बनना चाहते, बट फिर वो मान गए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने डिफरेंट चीफ को लेटर लिखा कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं, तो आप एक कॉन्फिडरेसी मीन्स एक कॉन्फिडरेसी मीन्स एक साथ इंडियन स्टेट हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे। नाउ द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर द लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। मोस्ट स्मॉल रूलर्स एंड चीफ्स कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज ऑन द बिहाफ ऑफ मुगल रूलर। तो आपको पता है कि हम सेवेंथ में पढ़ चुके हैं कि पूरा जो इंडिया था वो मुगल एम्पायर के अंडर था। तो बहुत सारे जो डिफरेंट 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 टेरिटरीज थी, वो अंडर मुगल रूल ही वो चल रही थी। Threatened by the expansion of British rule, many of them felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under Mughal authority। तो उनको ये था ना कि ब्रिटिश जो है वो पावर अपनी लगातार बढ़ा रहे हैं। तो अगर मुगल रूल आ जाएगा, तो वो अपने जो लैंड है, अपनी जो रूल अपना जो टेरिटरी है वो आराम से रूल कर पाएंगे। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। दे थॉट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इशू ऑफ द कार्टेजेस वुड डाई डाउन। पर ब्रिटिशर्स को ये नहीं लग रहा था कि इतना ज्यादा फैल जाएगा ये। उनको लगा कि ये जो गन का जो इशू था, कावर पिक वाला, फैट का, वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, बट उनको ये नहीं था कि इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। But Bahadur Shah Zafar decision to bless the uprising changed the entire situation dramatically। बट जो बहादुर शाह जफर ने ये जो लेटर्स लिखे, इससे पूरी सिचुएशन बदल गई। often people often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthusiastic। इट गिव्स द करेज, होप एंड कॉन्फिडेंस टू एक्ट। तो जब लोगों को लगा कि हाँ हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है, तो वो और ज्यादा उनमें क्या हुआ कि हाँ हमें अब चेंज करनी है, हमें खत्म करना है ब्रिटिश रूल। नाउ द अपराइजिंग स्प्रेड। After the British were routed from India, there was no uprising for about a week। ब्रिटिश को जब उन्होंने दिल्ली से मतलब दिल्ली से हटा दिया, तो एक हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ। इट टुक दैट मच टाइम फॉर द न्यूज टू ट्रेवल एंड देन स्पॉट ऑफ म्यूटिनीज बिगैन। एक हफ्ता लगा कि ट्रेवल होने में, कि ब्रिटिश मीन्स दिल्ली उनके हाथों से निकल गया ब्रिटिशर्स के। फिर एक हफ्ते बाद हुआ। Regiment after regiment mutinied and took to join other troops at nodal point like Delhi, Kanpur, Lucknow। After them, the people of towns and villages also rose up to rebellion and rallied around local leaders, zamindars, chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British। तो जैसे जैसे लोगों को पता लगा, और जैसे जैसे ब्रिटिश रूल को पता लगा कि म्यूटिनी हो गई है, और जैसे ही लोगों को पता लगा कि अच्छा म्यूटिनी हो गई है, तो सब इकट्ठा होने शुरू हुए। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, कि अब हम ब्रिटिश के खिलाफ लड़ेंगे। नाना साहिब, द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव हु लिव्ड नियर कानपुर, गैदर्ड आर्मी फोर्सेस एंड एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी। हम नाना साहिब के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उन्होंने कानपुर से जो ब्रिटिश गैरिसन है उसको हटा दिया। He proclaimed himself as Peshwa। He declared that he was governor under Emperor बहादुर शाह जफर। और उसने नाना साहिब ने क्या कहा कि मैं गवर्नर हूँ अंडर एम्पर बहादुर शाह जफर। मीन्स उनको बनाई दे कि हाँ बहादुर शाह जफर बन गए और तुम्हारी ब्रिटिशर्स की पोजीशन खत्म हो गई, वो मान गई है। इन लखनऊ में क्या हुआ, बिरगिस बिरगिस कदर द सन ऑफ डिपोज नवाब वाजिद अली शाह वॉज प्रोक्लेम न्यू नवाब। और यहाँ पे लखनऊ में भी बिरगिस कदर ने अपने आप को कह दिया कि हाँ मैं न्यू नवाब हूँ। अवध का पता होगा आपको कि वो सब्सिडरी अलायंस में था, फिर वो भी खत्म करके ब्रिटिशर्स ने पूरा अपने अंडर ले लिया अवध को। ही टू एक्नॉलेज द सुजरेनिटी ऑफ बहादुर शाह जफर। उन्होंने भी मान ली कि हाँ बहादुर शाह जफर हमारे एम्पर हैं। His mother Begum Hazrat Mahal took active part in the organizing the uprising against the British in Jhansi। Rani Lakshmibai joined the
rebel sepoys and fought the British along with Tatya Tope, the general of Nana Sahib. In Mandala region of Madhya Pradesh, Rani Avantibai Lodhi of Ramgarh led the army of 4,000 against the British who had taken the administration of her state. तो different different जगह के जो king हैं, queen हैं, वो आके लड़ रहे हैं. The British were greatly outnumbered by the rebel forces. Means उनको outnumber कर दिया गया. Outnumbered in sense कि जो Britishers हैं वो कम हो गए number में. They were defeated in number of battles. This convinced that people of the people that the rule the British had collapsed for good and gave them the confidence to take the plunge and join the uprising. तो इससे लोगों को लगा अच्छा हार रहे हैं ब्रिटिश, तो उनको लगा कि हाँ हम भी ज्वाइन हो जाते हैं. मीन्स हार रहे हैं ब्रिटिशर्स. A situation of widespread popular uprising developed in the region of Awadh in particular. अवध में तो बहुत ज्यादा ये पॉपुलर हो गया uprising. In 6 August 1857, we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tytler to his commander-in-chief expressing the fear felt by the British. Our men were scored by number opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us and the zamindars have risen to oppose. कि बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी अवध में भी. Many new leaders came up. For example, Ahmadullah Shah, the Maulvi from Faizabad, prophesied that the rule of British would come to end soon. He caught the imagination of the people and raised a huge force of supporters. He came to Lucknow to fight the British in Delhi. A large number of Ghazi or religious warrior came together to wipe out the white people. Bakht Khan, a soldier from Bareilly, took charge of a large force of fighters who came to Delhi. He became a key military leader of the uprising in Bihar. Old Zamindar Kunwar Singh joined the rebel sepoys and battled again with the British for many months. Leaders and fighters from across the land joined the fight. तो अभी बता रहे कहाँ जगह से लोग आए लड़ने ब्रिटिशर्स से, और जैसे जैसे उनको पता लगा अच्छा ब्रिटिशर्स हारे, वैसे वैसे और लोग भी आके जुड़ने लग गए. तो अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट. आज के लिए हम यहाँ पे खत्म करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि कंपनी ने कैसे लड़ाई करी और कैसे जो 1857 का रिवोल्ट है वो कैसे खत्म हो गया. एकदम वो खत्म हो गया. क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो किंग्स थे वो नहीं ज्वाइन हुए थे, वो ब्रिटिशर्स के साथ थे, वो ब्रिटिशर्स के लिए लड़ रहे थे. तो यही होता है ना कि हमारे ही इंडिया के किंग से ही लड़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें वो हो गया था और ब्रिटिशर्स इसमें जीत गए थे. So with this, we will end our video. So please like this video and subscribe the channel. I hope you had no doubt up to this point. So thank you.